हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो फाइनली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। हालांकि वीडियो थोड़ी सी आपकी लेट हो गई है, लेकिन आप रिवीजन पर्पस के लिए डेफिनेटली इन सारे क्वेश्चंस को करके जाना, चाहे आप इसको 1.5 स्पीड से देखो या जिस भी आप स्पीड से आप देख पाओ, इस क्वेश्चंस को जरूर देख कर जाना। सारे इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स टाइप के क्वेश्चन स्पेशली फॉर टर्म टू बोर्ड एग्जाम। तो स्टार्ट कर लेते हैं फुल सिलेबस जो आपका सारे सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और ज्योग्राफी, सब में से हमने इकट्ठे वीडियो बनाए हैं 2 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें टोटल 25 क्वेश्चन और सभी एक से एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट? रॉलेट एक्ट क्या था? सो रॉलेट एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंक्रीज देयर ग्रिप ऑन पावर ओवर द कॉमन folk. This law was passed in March 1919 by the Imperial Legislative Council, which gave them power to arrest any person without any trial. This act gave enormous power to the government that they can arrest anyone and suppress political activities. द जलियांवाला बाग मैसेक्रे वॉज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस एक्ट। आप सभी को पता है कि रॉलेट एक्ट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था, ताकि जो भी मतलब कि अपनी आज़ादी को लेकर संघर्ष कर रहे थे उनको रोका जा सके, और मतलब एक इस तरीके का रूल ले आया था कि बिना मतलब इसको बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून बोला गया था, जिसमें कि किसी को भी ट्रायल बेसिस पे भी अरेस्ट करके रखा जा सकता था, जिसके विरोध में लोगों ने जलियांवाला बाग में थोड़ी सी मतलब मीटिंग बुलाई थी, और उसके बाद इन्होंने एक इतना खतरनाक एक्शन लिया जो कि ये बहुत ही आप ये कह सकते हो कि ह्यूमैनिटी को एकदम मतलब बिल्कुल इग्नोर करने वाला जो है वो ब्रिटिश लोगों ने अपनाया था। तो जलियांवाला बाग मैसेक्रे अपने आप में ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, विच इज कनेक्टेड टू दी रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड? खिलाफत मूवमेंट क्यों शुरू हुआ था? द खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया लेड बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली। इसको अली बंधुओं के नाम से भी जाना जाता था, जो कि इन दोनों ने खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च किया था। द खिलाफत मूवमेंट वाज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी सैंक्शन प्लेस्ड ऑन खलीफा एंड द ऑटोमन एम्पायर आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बाय द ट्रीटी ऑफ सीवर्स। ठीक है ना, तो मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब ये हार गए थे, तो जो खलीफा वाला पद है उसको पूरी तरीके से उस पर सैंक्शन लगा दिया गया था। तो इसको लेकर सारे मुस्लिम वर्ग के जो समाज के लोग थे वो नाराज थे, उसको लेकर ही इन लोगों ने खिलाफत मूवमेंट शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन रीजन टू विड्रॉ दी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को भी लॉन्च किया गया था, तो उसमें जो है एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्यों उसको वापस ले लिया गया। सो गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ दी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ड्यू टू वेरियस इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस perpetrated by the masses, especially the चौरी चौरा इंसिडेंट इन 1922। जब गांधी जी ने देखा कि ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट धीरे धीरे हिंसा की तरफ बढ़ रहा है, तब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया, स्पेशली जब चौरा चौरी इंसिडेंट हुआ जिसमें कि पुलिस थाने को आग लगा दी, काफ़ी पुलिस वालों की मौत हो गई, तब गांधी जी को ये लगा कि पीपल आर नॉट येट रेडी फॉर अ मास स्ट्रगल एंड दैट सत्याग्रहीज नीडेड टू बी प्रॉपरली ट्रेन फॉर नॉन वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशन। तो इस वजह से उन्होंने वापस लिया था, जिसके बदले में गांधी जी को काफ़ी बुरा भला भी सुनना पड़ा था और काफ़ी लोग जो है उनके विरोध में भी हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी जी। गांधी जी के अकॉर्डिंग सत्याग्रह मतलब आइडिया ऑफ सत्याग्रह को लेकर जो आप एक्सप्लेन कीजिए, गांधी जी क्या समझते थे इस चीज़ को लेकर। ठीक है ना, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasized the power of truth and need to be searched for truth. It suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary. गांधी जी का ये कहना था कि अगर कारण हमारा सही है, स्ट्रगल हम इंजस्टिस को लेकर कर रहे हैं, तो फिजिकल फोर्स जरूरी नहीं है उससे लड़ने के लिए। विदाउट सीकिंग वेंजेंस और बीइंग अग्रेसिव, द सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। मतलब कि बिना एग्रेसिव हुए, बिना सत्याग्रह जो है अपनी लड़ाई जीत सकते हैं अहिंसा के ऊपर। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्साइंस ऑफ द ऑपरेशन। ठीक है ना, तो इस तरीके से गांधी जी को लेकर था, लेकिन ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 2 फैक्ट्स अबाउट द न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन क्रिएटेड इन इंडिया बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, तो दैट क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। इट लेड अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वॉज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस कस्टम ड्यूटीज। टैक्स कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया जाता है और एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, इनकम टैक्स, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही
जो है इसको लॉन्च किया गया था। अपार्ट फ्रॉम दिस प्राइजेस इंक्रीज डबलिंग बिटवीन 1913 टू 1918। इनके बीच में हर चीज़ की जो महंगाई है काफ़ी बढ़ गई थी, जिससे कॉमन लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करा। और उसके बाद मतलब ये सोचो ना कि जिसके साथ ऑलरेडी बुरा हो रहा है उसके साथ एक और बुरा ये हो गया कि 1919 में जो है सारी फसलें बर्बाद हो गई इंडिया के बहुत सारे पार्ट में, जिसकी वजह से भी शॉर्टेज ऑफ फूड पड़ गया और साथ ही में कोई एपिडेमिक भी उस टाइम पे आ गया था। तो दैट वाज अ रियली वर्स्ट सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक्सप्लेन। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब एक दूसरे के पूरक हैं, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो इन द वेरियस मैनर इस तरीके से हम लिख देंगे। थ्योरी पेपर में इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। जो भी चीज़ पूछा उसको आपको लिखे कि हम इस मैनर में डिफाइन करें। फिर 2 मार्क्स का है तो 2 पॉइंट्स में आप इसे डिफाइन कर देंगे। देयर आर वेरियस इंडस्ट्रीज विच रिक्वायर द इनपुट्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको अपने इनपुट के लिए किन पर डिपेंड होना पड़ता है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड होना पड़ता है। लाइक अगर हम बात करें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो उनको कॉटन चाहिए जो कि कहाँ से मिलेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो ये तो हमें पता चल गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर से मतलब किस तरीके से डिपेंडेंट है अब इंडस्ट्री। अब हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर कैसे जो है डिपेंडेंट हो रहा है उस पर। एग्रीकल्चर सेक्टर रिक्वायर्स वेरियस इनपुट फॉर इट्स मॉडर्नाइजेशन विच आर प्रोवाइडेड बाय द इंडस्ट्री सेक्टर। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइजेशन करना है तो उसको कहाँ देखना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ देखना पड़ेगा। चाहे इंसेक्टिसाइड्स हो, पेस्टिसाइड्स हो, पीवीसी पाइप्स हो, इरिगेशन सिस्टम्स हो, ये सारा का सारा मटेरियल कौन प्रोवाइड करेगा, ओनली इंडस्ट्रियल सेक्टर। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज। व्हाट आर एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आप देख लेना, क्योंकि गाइस आजकल जो है ना एक छोटे छोटे टेबल, छोटे छोटे पॉइंट से भी इन लोग क्वेश्चन बना रहे, तो आपको ना किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करना है। Agglomeration economies refers to the benefits received by the firms and people when they come together to make use of advantage offered by the urban cities that prove helpful to them. Means simple इसका ये मतलब है ना कि जब कोई फर्म, कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कुछ लोग साथ में आ जाते हैं किसी ऐसी जगह जहां से उनको एडवांटेज मिल सके, तो यही चीज़ क्या होती है, एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज। एग्जाम्पल आप देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। सिटीज प्रोवाइड मार्केट्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड बेनिफिट्स सच एज बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर एक्सेट्रा टू द इंडस्ट्रीज। यही एक तो रीज़न है ना जिसकी वजह से सारी इंडस्ट्रीज जो है सिटीज़ में आना चाहती है, ताकि वो इन सारी चीज़ों का एडवांटेज उठा सके और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। तो इसी को बोला जाता है एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज। नेक्स्ट है व्हाई डू आर इंडस्ट्रीज नीड टू बी मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव इन द प्रेजेंट डे ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आज की ग्लोबलाइजेशन वाली दुनिया में हमारी इंडस्ट्रीज को ज़्यादा एफिशिएंट और कॉम्पिटिटिव होने की क्यों ज़रूरत है, ठीक है ना। ज़रूरत क्यों है, क्योंकि आर मैन्युफैक्चर गुड मस्ट बी एट पार इन क्वालिटी विद दोज इन द इंटरनेशनल मार्केट। हमारे गुड्स जो है ना एकदम मतलब इंटरनेशनल मार्केट के इक्वल होना चाहिए, और उससे सुपीरियर हो तब तो बहुत अच्छा, लेकिन एटलीस्ट उसके एट पार तो ज़रूर होना चाहिए उसकी क्वालिटी को लेकर, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में ये भी अपनी जगह जो है अपना प्लेस बना सके। ओनली देन वी विल एबल टू कम्पीट इन इंटरनेशनल, तभी हम जो है इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सकते हैं, नहीं तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इवन इंटरनेशनल मार्केट हमारे यहाँ भी आ सके तो हमारा प्रोडक्ट हमारी कंट्री में ही कोई नहीं खरीदेगा अगर हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं हो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको जो है अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा एज अ इंटरनेशनल मार्केट। हाउ आर दी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब बात आई है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री हैं ईच अदर के। एक्सप्लेन करना है 3 एग्जाम्पल नहीं, हम 2 एग्जाम्पल के साथ करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ओके, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सो अब हम दिखा रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव रेडिकली इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन बिटवीन डिस्टेंट एरियाज फैसिलिटेटिंग ट्रांसपोर्ट बिटवीन बोथ। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन इन गुजरात, एक पर्सन गुजरात में वो जान सकता है कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज उड़ीसा की कैसी है, कैसे जान सकता है, कम्युनिकेशन के थ्रू। तो इस तरीके से हो गया ना ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन दूसरे से अटैच्ड। उसके ट्रांसपोर्ट हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट टू इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल पैकेजेस फ्रॉम अ कंट्री कैन रीच एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन। अब तुमने कम्युनिकेशन तो कर लिया, हाँ सारी चीज़ें ठीक है, हम ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं, लेकिन जब ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं होगा तो कैसे होगा। तो इस वजह से ये दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। Next, what is the difference between personal communication and mass communication? Personal communication means a communication between 2 persons either through oral letter or through telephone at extra.
While mass communication include the use of radio, television, press, films, etc. for the wider public use. जब पर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में बात आती है ना, तो 2 पर्सन या फिर 2 मतलब काफ़ी लिमिटेड लोगों तक ही सीमित रह जाता है, वो चाहे ओरली बात करते हैं या लेटर के थ्रू या फिर टेलीफोन में। लेकिन जब बात आती है मास कम्युनिकेशन की, तो उसमें हम एक ऐसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं जिससे कि हम बहुत बड़ी पब्लिक ऑडियंस को अपनी बात रख रहे हैं। 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये सबसे पहली बात, ये एंटरटेनमेंट देता है। मोस्टली लोग तो घर पे टीवी रेडियो इसीलिए रखते हैं क्योंकि उनसे एंटरटेनमेंट मिलता है। सेकेंड, इट ऑल्सो क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग पीपल। हमें पता चलता है कि दिन दुनिया में क्या चल रहा है, अबाउट वेरियस नेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज। व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाई इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। द प्रॉब्लम फेस्ड बाई इंडियन रेलवेज आर नॉट ऑफ इकोनॉमिक और जोग्राफिकल रीजन। अब जो है रेलवे इतना ज़्यादा विस्तार कर चुका है कि उसको ना तो इकोनॉमिक कोई प्रॉब्लम, मतलब इकोनॉमिक रीजन की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, जोग्राफिकल रीजन की वजह से कोई नहीं आ रहा, बट आर कॉज बाय द पीपल। लेकिन वो लोग ही हैं जो कि इंडियन रेलवेज को जो है परेशानी खड़ा कर देते हैं। टिकट लेस ट्रेवलिंग इज अ मेजर प्रॉब्लम। बिना टिकट के यात्रा करना इज अ मेजर प्रॉब्लम। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बिना टिकट के ट्रेवलिंग करते हैं, जिससे इंडियन रेलवे को काफ़ी नुकसान जो है वो होता है। दिस कॉज लॉसेस फॉर द रेलवे, सम पैसेंजर डैमेज एंड स्टील रेलवे प्रॉपर्टी। कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जो कि रेलवे प्रॉपर्टी को डैमेज कर देते हैं या फिर कुछ पार्ट उसका चुरा लेते हैं। अननेसेसरी एंड फ्रीक्वेंट यूज ऑफ एमरजेंसी स्टॉपिंग ऑप्शंस। वो जो एक कुछ खींचने वाला होता है एंड और पता नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बता देना, तो उसको भी लोग अननेसेसरी या फिर फ्रिक्वेंटली तरीके से यूज़ करते हैं, जिस वजह से भी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी डैमेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। अगर हम बात करते हैं एयर ट्रांसपोर्ट, ऐसे भी इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन स्पेशली क्वेश्चन में पूछा हुआ कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को देखकर रेफरेंस लेकर आपको बताना है कि क्या इंपॉर्टेंस है। एयर ट्रेवलर इज मोर पॉपुलर इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इज मार्क्ड विद द प्रेजेंस ऑफ बिग रिवर्स वेयर अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन नॉट बी लेड। बड़ी बड़ी नदियां हैं उस तरफ, तो जिस वजह से और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वहाँ पे नहीं हो पाता, जिस वजह से सबसे ज़्यादा फेमस क्या है, एयर ट्रेवल। सेकंड इज द एंटायर एरिया इज कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट दैट रेसिस्ट लैंड मूवमेंट। पूरा एरिया जो है जंगल से भरा हुआ है, जिसकी वजह से लैंड मूवमेंट नहीं हो पाता। दिस एरिया इज ऑफन हिट बाई फ्रिक्वेंट फ्लड। ये एरिया में काफ़ी टाइम पे बाढ़ भी आता रहता है, जिस वजह से एयर ट्रेवल बहुत ज़्यादा वहाँ पे ज़रूरत है। नेक्स्ट है, वाई पॉलिटिकल पार्टीज आर ए नेसेसरी कंडीशन फॉर ए डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी होने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज एक नेसेसरी कंडीशन क्यों है, मतलब हर डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज का होना क्यों जरूरी है, ठीक है ना, जरूरी क्यों है। विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी कैन नॉट, बिना पॉलिटिकल पार्टी की डेमोक्रेसी तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। जब लोगों को आप ऑप्शन ही नहीं दोगे तो क्या ही फायदा रह गया, ठीक है ना। If we do not have political parties in such a situation, every candidate in election will be independent. सारे के सारे independent हो गए. No one will be able to make any promises to the people about any major policy changes. तो कोई भी जो है एक प्रॉमिस नहीं कर सकता कि हाँ मैं इतना बड़ा चेंज करूंगा, क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है इसका मतलब कि सब इंडिपेंडेंट रह गए, ये भी इंसान अलग है। मान लो भाई हमारे यहाँ 543 सीट है, 543 अलग, तो कोई एक इंसान थोड़ी ना दावा कर सकता है कि हाँ मैं आऊँगा सत्ता में तो ये करूँगा, नहीं ना। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज का होना काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट, व्हाट आर 2 वेज ऑफ कैरिंग आउट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन डेमोक्रेटिक कंट्री। अगर पॉलिटिकल रिफॉर्म कुछ करना है तो हमारे यहाँ कौन से 2 तरीके हैं, ये हमसे इन्होंने पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो मतलब हमारे संविधान में जो लिख गया वो पत्थर की लकीर नहीं है, उसमें बदलाव किए जा सकते हैं, ठीक है ना। द लेजिस्लेटिव बॉडीज कुड मेक लॉस। अगर कुछ नई चीज़ें उसमें ऐड करनी है या फिर कुछ उसमें चेंजेस करने हैं तो जो हमारी संसद है उसमें चेंजेस, जो हमारे लॉ है उसमें चेंज कर सकती है। पीपल कैन पुट प्रेशर अपॉन द पार्टीज टू मेक, और इसके अलावा लोगों को लगता है कि हाँ ये चीज़ सही नहीं है तो पार्टीज पे वो प्रेशर बना सकती है कि हाँ ये नेसेसरी चेंज जो है तुम लेकर आओ। नेक्स्ट है, गेट द रीजन वाई मल्टी पार्टी सिस्टम हैज इवॉल्व इन इंडिया। आपको एक रीज़न देना है कि क्यों हमारी कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम आया। मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया ने अडॉप्ट इसलिए किया क्योंकि इंडिया इज जोग्राफिकली वेरी लार्ज एंड सोशली डाइवर्स कंट्री। इंडिया के पास एक तो इतना बड़ा जोग्राफिकल एरिया है, इसके अलावा यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत है, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज के लोग हैं। तो ऐसे में सिंगल या फिर डबल पार्टी सिस्टम इसको नहीं कर सकती थी, ठीक है ना, रिप्रेजेंट नहीं कर सकती थी, जिसकी वजह से इंडिया ने मल्टी पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट किया। All these diversities can be accommodated if there is a multi-party system, and just one party or two party system will not help in more representation and participation of people in democratic process. Next question is, no party system is ideal for all countries and in all situations.
Justify this statement. No party system is ideal for all countries and in all situation. This statement can be justified as follows. इस statement को हम इस तरीके से explain कर सकते हैं that all countries and democracies have different social situation, economic achievements and culture and thus different political situation leading to different party system. मतलब हर कंट्री की अपनी अलग अलग सोशल सिचुएशन है, इकोनॉमिक अचीवमेंट है, उनका अलग कल्चर है, तो जिस वजह से वहाँ पे अलग पॉलिटिकल सिचुएशन भी है, तो जिस वजह से वहाँ पे अलग अलग टाइप के पार्टी सिस्टम वो बनाते हैं. पार्टी सिस्टम इज नॉट एनीथिंग दैट अ कंट्री कैन चूज. पार्टी सिस्टम एक ऐसी चीज नहीं है जो कि कंट्री खुद चूज करती है. इट इवॉल्व्स ग्रेजुअली. बाय द टाइम ये खुद इवॉल्व होता है एंड स्लोली डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन इन द कंट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज देयर एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट टू डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में जो है लोग डेमोक्रेसी को इतना ज़्यादा सपोर्ट क्यों करते हैं? अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट. क्योंकि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है लोगों की खुद की सरकार होती है. पीपल विश टू बी रूल्ड बाई रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाई देम. लोगों को ये पसंद होता है कि हमारे ऊपर वही शासन करे जिसको हमने चुन के भेजा है. डेमोक्रेसी हैज द एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट विच इन इटसेल्फ is an outcome that cannot be ignored. People believe that democracy is suitable for their country. इसके अलावा और भी चीज़ें हैं कि डेमोक्रेसी एक ऐसा है कि जिसमें हमने एक को बैठा दिया और अगर हमें बाद में पता चलता है कि हाँ ये पर्सन सही नहीं है तो हमें एक चांस तो मिलता है आफ्टर 5 ईयर कि हम उसको बदल सकते हैं. लेकिन अगर आपने एक राजा को बिठा दिया तो यू कांट चेंज. ठीक है ना. तो इस वजह से इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलता है. नेक्स्ट है, वाई इज डेमोक्रेसी अनेबल टू गारंटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट. वाई इज डेमोक्रेसी जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की गारंटी क्यों नहीं दे पाती है? ठीक है ना. ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स ऑन दी वैरायटी ऑफ फैक्टर. किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है. द स्केल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, द ग्लोबल इन्वायरमेंट, कोलैबोरेशन विद अदर नेशन एंड द कंट्रीज इकोनॉमिक गोल्स. द डिस्पैरिटी इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बिटवीन डिक्टेटोरियल एंड डेमोक्रेटिक लेस डेवलप्ड कंट्रीज इज देयरफॉर मार्जिनल. ओवरऑल वी कांट से डेमोक्रेसी इज अ गारंटी ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी. हम यही कह सकते हैं डेमोक्रेसी गारंटी नहीं दे सकता कि इकोनॉमिक, बट या पॉजिटिव ग्रोथ बेनिफिट्स विल बी स्प्रेड फेयरली अमंग द पॉपुलेशन इन ऑर्डर टू क्रिएट अ कम्युनिटी दैट इज सोशली हेल्दी. लेकिन डेमोक्रेसी हर किसी को चांस देता है कि हाँ आप भी जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपना कर सको, और कई बार तो वो जो है चीज़ों को मैनेज करने की भी कोशिश करती है जिसके लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं. नेक्स्ट है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम क्या है? व्हाई इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम का सबसे मेन फीचर यही था कि डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए. ठीक है ना. सो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज वन ऑफ द फीचर ऑफ बार्टर सिस्टम विच रेफर्स टू सिचुएशन वेयर इन अ पर्सन विशेस टू सेल इट्स एग्जैक्टली द सेम एज द अदर पर्सन विशेस टू बाय. ठीक है ना. तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वार्ड्स के अंदर प्रॉब्लम ये थी कि उसमें ये था एक ऐसी सिचुएशन जिसमें एक इंसान जो चीज़ बेचना चाह रहा है ना, और जिससे वो मतलब जो जिस चीज़ को बेचकर वो जिस चीज़ को लेना चाह रहा है वो पर्सन भी वो चीज़ लेने को तैयार होना चाहिए. ठीक है ना. तो ये था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. दिस इज अ कॉन्सेप्ट इन द बार्टर सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज डायरेक्टली विदाउट द यूज ऑफ मनी. ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था बार्टर सिस्टम के अंदर जिसमें मतलब कि बार्टर सिस्टम बेसिकली ये होता था कि उस गुड्स को ही गुड्स से एक्सचेंज किया जाता था बिना पैसे के. तो इसमें तो ये सिचुएशन आएगी ना कि हाँ अगर मेरे पास कुछ है और आपके पास कुछ है, मैं हम दोनों एक्सचेंज करना चाहेंगे जब ही ना, जबकि हम दोनों एक दूसरे की चीज़ को लेना चाहते हैं. नहीं तभी तो. नहीं तो अगर मुझे मान लीजिए मुझे बुक चाहिए और सामने वाले के पास क्या है, गेहूं है, और लेकिन मुझे तो बुक्स चाहिए और मेरे पास कुछ और है, शूज़ है, तो और बुक्स जो जिसके पास बुक्स है उसको मेरे शूज़ नहीं चाहिए, उसको कुछ और चाहिए. तो दैट वुड क्रिएट प्रॉब्लम, जिस वजह से आया क्या, मनी. नेक्स्ट है, व्हाई इज मॉडर्न करेंसी एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन. मॉडर्न करेंसी को हम एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं जबकि उसका कोई यूज़ ही नहीं है, ना उसकी कोई वैल्यू है. अगर हम नॉर्मली एक कागज़ के जैसे अभी बंद हो गए थे कुछ साल पहले नोटबंदी में, तो उस नोट की कोई वैल्यू रह गई थी क्या? नहीं ना. लेकिन फिर भी उसकी मतलब हम उसको एक्सेप्ट क्यों करते हैं? द मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड ऑफ प्रीशियस मेटल. पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि मेटल जो है, मेटल से सिक्के बनाए जाते थे, अगर नहीं भी चला तो उसको पिघला के हम उसकी वैल्यू ले लेते थे. बट नाउ, और ना तो किसी गोल्ड का बना, ना सिल्वर का बना, ना कॉपर का बना, बट स्टिल इट इज एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एज इट इज ऑथराइज बाई द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. क्योंकि इसको हमारे देश की सरकार ने ऑथराइज किया है. इन इंडिया द RBI
इशूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर हमारे यहाँ करेंसी नोट छापने का अधिकार आरबीआई को दिया गया है। दस मॉडर्न करेंसी इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन, उसका खुद का कोई यूज नहीं है, लेकिन एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज उसको हम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश की सरकार ने उसे ऑथराइज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या रोल है? तो रोल हम बात यहाँ पे करते हैं, इट इज इन चार्ज ऑफ इशूइंग करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ पे नोट इशू करती है। इसके अलावा इट एक्ट्स एज एन बैंकर एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू दी गवर्नमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस इट सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन, जितने फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन है उसकी फंक्शनिंग को सुपरवाइज करने का काम भी आरबीआई ही करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर द बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज टू इंक्रीज देयर लैंडिंग फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज? बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब क्यों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है अपने उधार देने की फैसिलिटी को ज़्यादा इंक्रीज करें, स्पेशली बात करते हैं गाँव में। It is necessary for banks and cooperatives to increase their lending in rural areas because the money lenders in rural areas are charging higher rate of interest and rural people were unable to bear the interest cost। क्योंकि गांव में जो होते हैं कुछ जो पैसे उधार देते हैं बहुत ज़्यादा तगड़ा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जिस वजह से रूरल पीपल उस इंटरेस्ट कॉस्ट को सही नहीं पाते हैं। मोस्ट ऑफ देयर अर्निंग आर यूज फॉर, तो उनकी जितनी भी कमाई होती है, अब किसी चीज़ के लिए लोन लिया, अब जितनी भी कमाई हुई हो तो सारा इंटरेस्ट में ही चला गया, तो फायदा क्या? सो बैंक्स एंड कोऑपरेटिव कैन प्रोवाइड, तो इसकी जगह पे बैंक और कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ होती हैं वो इन्हें लोन प्रोवाइड कर सकती है कम इंटरेस्ट रेट में, जिससे की वजह से वो इन लोन्स को आसानी से ले पाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा हमारी कंट्री में ज़रूरत है। नेक्स्ट है, व्हाई इज टैक्स ऑन इम्पोर्ट नोन एज ट्रेड बैरियर? इंपोर्ट पे जो टैक्स लगता है उसको ट्रेड बैरियर क्यों बोला जाता है? टैक्स ऑन इंपोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर बिकॉज इट इंक्रीजेज द प्राइसेस ऑफ इंपोर्टेड कमोडिटीज। अगर इंपोर्ट पे टैक्स लगे, इसका मतलब जो भी इंपोर्टेड सामान है हमारा बाहर कंट्री से हमारी कंट्री में आ रहा है तो उसका प्राइस बढ़ गया। द गवर्नमेंट कैन यूज द ट्रेड बैरियर लाइक टैक्स टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड। अगर गवर्नमेंट चाहती है तो वो उसे कंट्रोल कर सकती है। अगर वो चाहती है कि इंपोर्ट ज़्यादा है तो उसको डिक्रीज़ कर देगी, अगर वो चाहती है कि नहीं कम से कम आना चाहिए इंपोर्ट तो उस पर इंक्रीज़ कर देगी। मतलब रेगुलेट कर सकती है टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ व्हाट शुड कम इनटू द कंट्री। वो ये डिसाइड कर सकती है किस टाइप के गुड्स को मुझे अपनी कंट्री में इंपोर्ट कराना है और कितना कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू एमएनसीज सेट अप देयर ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज इन दोज रीजन वेयर दे गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज? Multinational companies usually set up their factories and offices for the production in countries where land, labor and raw material are available at much cheaper rate। मतलब जहाँ पे सबसे सस्ता मिलता है उन्हें लेबर और उसके अलावा मटेरियल, तो वहीं पे वो अपना जो है अपना सेटअप करते हैं सो दैट दे ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ, ताकि उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। और अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट द फीचर ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The feature of special economic zones कहा गया है, the companies who set up production unit in these areas, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर अगर कोई कंपनी अपना प्रोडक्शन सेटअप करती है तो वहाँ पर इनिशियल मतलब शुरू के 5 साल तक उनको टैक्स नहीं देना पड़ता है। दीज एरियाज आर प्रोवाइडेड विद बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, और इन एरिया को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है लाइक रोड, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, मार्केट एक्सेट्रा। बेसिकली इन सबको करने के बाद ही वो एरिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर आ जाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन फुल फॉर्म ना देके ऐसे ही जेड भी पूछ सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको समझना है कि ऐसे जेड का फुल फॉर्म क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ओके, तो ये आपके टोटल 25 क्वेश्चन। होपफुली आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए फटाफट से, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।